हे एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम सितंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं फॉर यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2022। और आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स, है ना। कुछ इन्वायरमेंट के एक दो बचे हुए थे तो उसको भी हम देख लेंगे, है ना। उसके बाद वी विल स्टार्ट विद साइंस एंड टेक। तो चलिए जल्दी से अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं एंड पहले अपने आर्टिकल को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ अबाउट मुराद्रावा दानूबे। ठीक है, तो ये तीन क्या है, मुराद्रावा दानूबे, ये बेसिकली रिवर्स है ना। तो ये रिवर्स तीन कंट्रीज़ के अक्रॉस फ्लो करती हैं। तो नाम इसका ये इसलिए पड़ा है MDD बिकॉज इसको पहला 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड का, है ना। तो वर्ल्ड में इकलौता ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जो 5 कंट्री के अक्रॉस फैला हुआ है ना। तो इसको यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है ना। बायोस्फीयर का पूरा टोटल लेंथ 700 किलोमीटर्स का है। और ये जो रिवर्स है मुरा, द्रावा एंड दानूबे, ये रिवर्स बेसिकली यूरोप के कॉन्टिनेंट में, है ना। आपने पढ़ा भी होगा पहले दानूबे रिवर्स और राइन रिवर, दानूबे रिवर, है ना। मेरे को आप ये कमेंट करके बताना, ये जो दानूबे रिवर है ना, ये कौन से सी में जाके फ्लो करती है, मतलब कौन से सी में जाके अपना वाटर ड्रेन करती है ना। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये आप मेरे को बताना। एक मिनट, ये क्या हो गया, हाँ। तो ये मेरे को बताना कौन से सी में जाके ये इसको जो रिवर है ये अपने वाटर को ड्रेन करती है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये बायोस्फीयर जो है इट स्ट्रेचेस अक्रॉस ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी एंड सर्बिया। तो ये 5 कंट्रीज़ हैं, कौन कौन सी हैं? ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी एंड सर्बिया, ठीक है। इसको अमेजोन ऑफ यूरोप भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक लार्जेस्ट रिवरनाइन प्रोटेक्टेड एरिया है यूरोप में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, लार्जेस्ट रिवरनाइन एरिया प्रोटेक्टेड एरिया है यूरोप में। और ये जो बायोस्फीयर है, ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ये 5 कंट्री के क्रॉस है, ठीक है। तो ये बस चीज़ आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। MDD क्या है? मुरा, द्रावा, दानूबे, ठीक है। रिवर्स के नाम 1 2 3। उसके बाद अगला आर्टिकल इज़ अबाउट सी कोकुम्बर। सी कोकुम्बर कैसा होता है? ऐसा सा होता है, ये देखो, ये दिख रहा होगा आपको इमेज में, दिस इज सी कोकुम्बर, है ना। तो ये मरीन इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है। वर्टिब्रा नहीं होता है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती इनमें, है ना। और ये सी के फ्लोर पे बेसिकली रहते हैं। ये देखो सी का फ्लोर है ना, तो सी के फ्लोर पे ये लोग रहते हैं, ठीक है। जनरली ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलते हैं, है ना। इस टाइप का इनका शेप होता है, कोकुम्बर टाइप का, है ना। IUCN की रेड लिस्ट की बात करें तो इसमें ब्राउन सी कोकुम्बर इंडेंजर्ड है, ब्लैक स्पॉटेड सी कोकुम्बर लीस्ट कंसर्न है ना। तो इन दोनों के IUCN को आपको याद रखना है। हम ना इसमें सुपर इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बस डिस्कस कर रहे हैं ना, हम डिटेल में कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सुपर इंपॉर्टेंट जितना हम याद रख सकते हो उतना ही, है ना। दे आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कोरल इकोसिस्टम। ये कोरल्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि ये क्या सिक्रीट करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे हमारे कोरल्स बनते हैं ना। तो ये उसको बेसिकली सिक्रीट करते हैं, है ना। तो इसमें लिखा भी होगा इनका बाय प्रोडक्ट होता है ना। क्या होता है? सैंड इज कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट इनका बाय प्रोडक्ट होता है, दैट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ कोरल रीफ्स, ठीक है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद हम्बोल्ट पेंगुइन्स की बात करते हैं। ये हम्बोल्ट पेंगुइन्स का है। तो हम्बोल्ट के नाम से आपको याद आता होगा कि हमने डिस्कस किया था अपने ज्योग्राफी के लेक्चर्स में कि हम्बोल्ट क्या होता है? करंट है ना, कोल्ड करंट होता है। इसको हम पेरुवियन करंट भी बोलते हैं, जो ये अपना जो साउथ अमेरिका है ना, उसके इधर वेस्टर्न कोस्ट के अलोंग फ्लो करता है ना। कोल्ड करंट है, नीचे से ऊपर जाता है ना, इसको पेरुवियन करंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो उस वहीं पे ये रहती हैं, उन्हीं के नाम पे, उसी करंट के नाम पे बेसिकली इन पेंगुइन्स का नाम रखा गया है। मीडियम साइज स्पीशीज़ है ना, 17 ऐसी स्पीशीज़ है कम से कम, नेम्ड आफ्टर हम्बोल्ट करंट। दे कैन ब्रीड एट एनी टाइम ऑफ द ईयर। IUCN स्टेटस क्या है? वल्नरेबल है। क्या स्टेटस है? वल्नरेबल है। जनरली पेंगुइन्स क्या है? विंटर के टाइम ब्रीड नहीं करती है ना। तो पर ये वाली जो पेंगुइन्स हैं ये किसी भी टाइम पे ब्रीड कर सकती हैं ना। तो IUCN स्टेटस क्या है? वल्नरेबल, ध्यान रखना। उसके बाद अगला आर्टिकल बात करते हैं अबाउट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या है? ये काफ़ी बार न्यूज़ में भी आता है ना। तो ये बेसिकली सर्टिफिकेशन दिया जाता है ऐसे बीचेस को जो क्लीननेस में बहुत ही एक्सट्रीम, मतलब बहुत ही अच्छा अचीव कर लेते हैं, है ना, उनको दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आगे पहले इस पर बात करते हैं। अभी किसको दिया गया है? तमिलनाडु के कोवलम बीच को और पौंडीचेरी के एडन बीच को अभी दिया गया है। टोटल 10 ऐसे बीचेस हैं जिनको दिया जा चुका है, ठीक है। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो है वो फ्रांस में स्टार्ट हुआ था कब? 1985 में, ठीक है। उसके बाद ये सबसे पहले
ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया था। और इसको देता कौन है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन को? FEE, जो कि एक FEE बेसिकली एक बॉडी है डेनमार्क की। FEE का फुल फॉर्म है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, एनवायरमेंट एजुकेशन, है ना। फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, ये FEE बेसिकली डेनमार्क की बॉडी है जो उसको देती है ना। 33 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया हैं जिसको फॉलो करने पे ये हमको सर्टिफिकेशन मिलता है, ठीक है। इसमें यही है कि भाई टूर बीचेस कैसे कितने क्लीन हैं, है ना। वहाँ पे साफ़ सुथरा पानी अवेलेबल है कि नहीं है, वहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटीज़, वॉशरूम फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं, टूरिज़्म इकोसिस्टम कैसा है ना। ये सब चीज़ों कुछ कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पे ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है ना। उसके बाद दूसरा बात करें बीच एनवायरनमेंट बीम्स के बारे में। बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज, ठीक है। ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? अपनी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, अंडर इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, तो ठीक है। तो ICZM के अंदर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया? MOEF एंड CC ने। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? नाम में देखो क्या, बीच एनवायरनमेंट एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सरफेस। तो बीचेस के एनवायरनमेंट को मैनेज करेंगे हम इसमें, है ना। तो हमारे जो कोस्टल पॉल्यूशन को हटाएंगे बेसिकली बीचेस से, है ना। और ये जो मरीन पॉल्यूशन और लिटरिंग होती है इन सबको हटाएंगे, है ना। उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, यही सब होगा। तो देख लेते हैं क्या है बीम्स इनिशिएटिव। ऑब्जेक्टिव ऑफ द बीम्स इनिशिएटिव इज़ टू अबेट पॉल्यूशन इन कोस्टल वाटर्स। पॉल्यूशन खत्म करने का है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बढ़ाने का है ना। बीच फैसिलिटीज़ और अच्छी करेंगे, वहाँ की वाइल्ड लाइफ और जो मरीन रिसोर्सेज है उसको हम सस्टेनेबल बनाएंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। प्रोटेक्ट एंड कंजर्व कोस्टल इकोसिस्टम एंड नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। तो वही इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव है ना। उसके बाद अगला आर्टिकल बात करते हैं, दैट इज़ अबाउट ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस। तो ये जो वन हॉर्न राइनोसोरस है इनका हैबिटेट ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है वन हॉर्न राइनोसोरस के बारे में, है ना। तो दोबारा तो बस नॉर्मली हम डिस्कस करेंगे। इंडो नेपाल तेराई रीजन में मिलते हैं, है ना। नॉर्थ वेस्ट बंगाल और असम में मिलते हैं, है ना। IUCN स्टेटस इनका वल्नरेबल है। अब मेरे को ये बताना हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ है और लार्जेस्ट नंबर कहाँ है, आपको ये बताना है। ये पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ एनवायरनमेंट के, जब हम डिस्कस कर रहे थे। जब जो सबसे पहला लेक्चर था ना उसमें बताया था कि कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पे ये सबसे एब्सोल्यूट नंबर इनका सबसे ज़्यादा है। एक तो आपको ये बताना है, और दूसरा आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा पार्क है जहाँ पे इनका डेंसिटी सबसे मैक्सिमम है ना। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों अलग अलग पार्क्स हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कौन सा ऐसा है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस के बारे में बात करते हैं। तो किसने रिलीज़ किया है? ये WHO ने रिलीज़ किया है ना। एयर क्वालिटी गाइडलाइंस बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि ये एयर क्वालिटी से रिलेटेड जितनी भी कंसंट्रेशन है, PM का कंसंट्रेशन कितना है, पर्टिकुलर मैटर का हमारा कंसंट्रेशन कितना है, उसको ये डिफाइन करेगा, है ना। आर एनुअल मीन कंसंट्रेशन गाइडलाइन फॉर पर्टिकुलेट मैटर एंड अदर पॉल्यूटेंट्स। तो कितना एक्चुअली एयर में होना चाहिए, जिसको हम गुड बोलेंगे, जिसको हम वेरी गुड बोलेंगे, या जिसको हम पुअर बोलेंगे, वो उस गाइडलाइंस को ये सेट करता है। ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दीज गाइडलाइंस आर नॉट लीगली बाइंडिंग, ठीक है। इन गाइडलाइंस को 2005 में लास्ट अपडेट किया गया था। अपर लिमिट जो है पर्टिकुलेट मैटर 2.5 की है, एज पर 2005 स्टैंडर्ड्स है 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, है ना। तो 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है इसकी अपर लिमिट, ठीक है, जो कंट्रीज़ को फॉलो करनी है अपने एयर पॉल्यूशन को मेजर करने में। दैट हैज़ नॉट बीन रिवाइज टू 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। 24 आवर सीलिंग यूज टू बी 25 माइक्रोग्राम बट हैज़ नाउ ड्रॉप टू 15 माइक्रोग्राम। इतना डेटा इंपॉर्टेंट है नहीं इसका। बस ये याद रख लो कि रिलीज़ किसने किया, WHO ने रिलीज़ किया। किससे डील करती है? PM कंसंट्रेशन से डील करती है ना। बस इतना याद रख लो। उसके बाद राजा जी टाइगर रिजर्व के बारे में बात करते हैं। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में है, ये पता ही हमने देखा था ना कल मैप में, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ राजा जी नेशनल पार्क, है ना। साल ट्रीज़ जो है ना, शोरिया रोबस्टा जिसका साइंटिफिक नेम है। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेंट ट्री स्पीशीज़। तो यहाँ का मेजॉरिटी जो स्पीशीज़ है वो कौन है? साल है, ठीक है। गंगा एंड सॉन्ग रिवर्स फ्लो थ्रू दिस पार्क, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि राजा जी जो टाइगर रिजर्व है उससे कौन कौन सी रिवर्स पास करती है? गंगा एंड सॉन्ग, ठीक है। उसके बाद अगला साइंस एंड टेक के अब हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स, है ना। सबसे पहला आर्टिकल इसमें है अबाउट वेस्ट नील वायरस, ठीक है। तो ये वेस्ट नील वायरस जो है वो सबसे कौन होते हैं इसके होस्ट? बर्ड से फैलता है ये। तो ये बेसिकली बर्ड से फैलता है, तो बर्ड से ये इंसेक्ट्स पे जाता है ना। इंसेक्ट्स बोला, मॉस्किटोज़ जो होते हैं ना, मच्छर, मॉस्किटोज़ पे जाता है। फिर ये मॉस्किटोज़ हमको बाइट करते हैं तो हमारे पास भी आ जाता है। पर ये ध्यान रखना ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता इसका, है ना। मॉस्किटोज़ से आ सकता है, फिर ये मॉस्किटोज़ और बर्ड्स को काटते हैं तो बर्ड्स को भी और बर्ड्स को हो जाता है ना। तो इस टाइप का ये साइकिल चलता है ना। देख लेते हैं एक बार कैसे होता है।
तो ये देखो, ये बर्ड इसके नेचुरल होस्ट होते हैं, है ना। बर्ड से ये बेसिकली मॉस्किटोज़ में आता है, वहाँ से फिर ये ह्यूमंस में भी फैलता है, और बाकी ये बेसिकली मॉस्किटोज़ जो है एज अ वेक्टर काम करते हैं, बाकी सबको फैला देते हैं, है ना। तो इस टाइप से इसका ट्रांसमिशन साइकिल काम करता है, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ कहाँ मोस्ट कॉमनली स्प्रेड कहाँ कहाँ पर है? अफ्रीका में है, यूरोप में है, मिडिल ईस्ट में है, नॉर्थ अमेरिका में है, वेस्ट एशिया में है ना। तो यहाँ सब जगह में ये कॉमनली पाया जाता है। ह्यूमन इन्फेक्शन इज़ नॉट ऑफन द रिजल्ट ऑफ द बाइट्स फ्रॉम द इन्फेक्टेड मॉस्किटोज, इज़ मोस्ट ऑफन द रिजल्ट ऑफ फ्रॉम इन्फेक्टेड मॉस्किटोज, मतलब मच्छर काटते तभी होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता है इसका, है ना। न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ है ना। इट कैन कॉज अ फैटल न्यूरोलॉजिकल डिसीज़, जिसमें बहुत खतरा होता है और डेथ वेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं और डिमेंशिया के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो WHO ने एक रिपोर्ट रिलीज़ किया है जिसका नाम है ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन द पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स टू डिमेंशिया, ठीक है। तो डिमेंशिया क्या होता है? ये बेसिकली एक सिंड्रोम होता है एक प्रोग्रेसिव नेचर का सिंड्रोम होता है जो बेसिकली कॉग्निटिव फंक्शंस को हमारे इम्पैक्ट करता है। जैसे हमारी मेमोरी कम हो जाएगी, है ना, हमारी थिंकिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, हमारी डिसीजन लेने की पावर कम हो जाएगी, है ना। तो इस टाइप की चीज़ें जो है वो करता है ना। मेंटली रिटार्ड टाइप का फील होता है ना, क्योंकि हम याद कुछ नहीं कर पाते, हम सोच नहीं पाते, हम डिसीजन नहीं ले पाते। तो उस टाइप के कॉग्निटिव फंक्शंस को ये बेसिकली इफेक्ट करता है। ये ध्यान रखना कि इसमें कॉन्शियसनेस इंसान लूज़ नहीं करता है ना, अनकॉन्शियस होकर नहीं करता। वो उसको पता रहता है कि मैं ये कर रहा हूँ, बट वो उतना इफेक्टिवली नहीं हो पाता है ना। इट अफेक्ट्स द मेमोरी, थिंकिंग, ओरिएंटेशन, कॉम्प्रिहेंशन, कैलकुलेशन, लर्निंग कैपेसिटी, लैंग्वेज, जजमेंट, ये सब चीज़ों पे ये पूरा हैम्पर कर देता है ना। द कॉन्शियसनेस इज़ नॉट अफेक्टेड, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। तो ब्रेन सेल्स जब डैमेज होते हैं, व्हेन द ब्रेन सेल्स आर डैमेज देन डिमेंशिया में ऑकर, है ना। तो ब्रेन सेल्स जब हमारे डैमेज होते हैं तो उससे डिमेंशिया हो सकता है। इट कैन बी ऑल्सो कॉज बाय हेड इंजरी, है ना। कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया हो जिसमें आपके हेड पे बहुत ज़्यादा इंजरी आई हो, है ना। तो आपने देखा होगा ना, कभी कभार बहुत मेजर एक्सीडेंट होता है, मूवीज़ में देखा होगा, बहुत मेजर एक्सीडेंट होता है तो मेमोरी लॉस हो जाता है, उसको कुछ याद नहीं रहता अब एक्सीडेंट के बाद आप कौन हो, मैं कौन हूँ, है ना। तो इस टाइप से वही होता है। स्ट्रोक से भी हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर से हो सकता है, और ड्यू टू HIV इन्फेक्शन से भी हो सकता है ना। अभी करेंटली इसके लिए कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि करेंटली कोई ट्रीटमेंट डिमेंशिया को ट्रीट नहीं कर पाता है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं और निपाह वायरस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो निपाह वायरस क्या है? एक जूनोटिक वायरस है। कौन से होते हैं जूनोटिक वायरस? जो एनिमल से ह्यूमंस को ट्रांसमिट होता है। ऐसे वायरस जो एनिमल से ह्यूमंस को ट्रांसमिट होते हैं दैट आर कॉल्ड जूनोटिक वायरस, है ना। तो पहला आउटब्रेक जो हमने देखा था वो मलेशिया में हुआ था 1998 में, उसके बाद सिंगापुर में 1999 में हुआ था, है ना। एनिमल्स जो हैं वो उसके रिजर्वॉयर्स होते हैं, है ना। तो बेसिकली ये फ्रूट बैट्स से होता है ना। फ्रूट बैट्स बेसिकली क्या करते हैं, जो पाम ट्रीज़ होते हैं ना जहाँ पे फ्रूट्स होते हैं, वहाँ पे उनको मान लो जो इन्फेक्टेड फ्रूट बैट्स होते हैं वो इन इन फ्रूट्स को इन्फेक्ट कर देते हैं। फिर ये फ्रूट्स ह्यूमंस कलेक्ट करते हैं, या फिर जब ये फ्रूट्स गिरते हैं तो एनिमल्स खाते हैं, है ना। तो उन उसके खाने से बेसिकली ये स्प्रेड होता है ना। पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन इज़ नॉट फुली इस्टेब्लिश्ड है ना। अभी अभी ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है ना। अभी करेंटली कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है जो ह्यूमंस और एनिमल्स को ट्रीट कर सके, है ना। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ट्रांसमिट कैसे होता है ये बैट्स जो होते हैं ये हमारे नेचुरल होस्ट होते हैं, है ना। तो बाय कंज्यूमिंग फ्रूट्स ईटन बाय इंसेक्ट इन्फेक्टेड बैट्स एंड बर्ड्स ये फैलता है ना। यहाँ से ये पिग्स को फैलता है ना, फिर पिग्स से आगे आगे फैलता रहता है ना। तो इस टाइप से ये फैलता है, ठीक है। उसके बाद अगला आर्टिकल के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ अबाउट फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ठीक है। तो क्या है ये फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम? इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर, है ना, जिससे क्या होता है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कॉज होती है। और जैसे हमने पीछे बात किया था ना, जैसे डिमेंशिया में हो रहा था कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो रहा था, वैसे ही इसमें भी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है ना। तो जेनेटिक डिसीज़ है, क्या याद रखना है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो जाता है, ठीक है। किससे होता है? इट इज़ कॉज बाय चेंजेस इन FR1 जीन, FR1 जीन के म्यूटेशन से ये बेसिकली हो जाता है, ठीक है। म्यूटेशन का नाम क्या है? FRA XA फ्राक्स का, है ना, ये म्यूटेशन का नाम है। इस म्यूटेशन से जीन में जीन म्यूटेट हो जाता है, जिससे ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं ना। उससे क्या होता है बेसिकली जो प्रोटीन है FMRP, है ना, ये जो ब्रेन डेवलपमेंट में काम करता है ये हैम्पर हो जाता है, ये प्रोटीन ज़्यादा रिलीज़ नहीं होता है, जिस वजह से कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट आ जाती है ना। तो जो मेल्स है दे आर मोर सीवियरली अफेक्टेड बाय दिस डिसऑर्डर देन फीमेल्स। तो मेल्स में ज़्यादा प्रेवलेंट है रादर देन फीमेल्स। इसको क्योर नहीं किया जा सकता, सिर्फ थेरेपी है इसके लिए, ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो पाए, है ना।
जैसे HIV का भी अभी तक कोई क्योर नहीं है ना, तो वैसे ही इसका भी अभी कोई क्योर नहीं है, ये सिर्फ इसकी थेरेपी मिलती है ना, ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाए पर्सन की, है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं और इंस्पायर स्कीम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इंस्पायर स्कीम क्या है? इंस्पायर इज़ बेसिकली शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट इज़ शॉर्ट फॉर्म फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, है ना। तो इंस्पायर्ड रिसर्च से इसका नाम आया है इंस्पायर स्कीम, है ना। फ्लैगशिप प्रोग्राम है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज का, है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारे यूथ पॉपुलेशन है ना, उसमें हम साइंटिफिक इनोवेशन ला पाएँ और उनकी थिंकिंग को इम्प्रूव कर पाएँ, है ना। उनको एक प्लेटफॉर्म दे पाएँ ताकि ऐसे टैलेंटेड जो यूथ है ना, वो आगे काम करें इस चीज़ के लिए। तो बेसिकली क्या है इसमें कि जो यूथ पॉपुलेशन है कंट्री की, is to communicate to the youth population of the country the creative pursuit of science and attract talent to the study of science at an early stage and build the required character human resource pool for strengthening and expanding science and technology system and research and development base, है ना। तो जो ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, बहुत साइंस में बहुत अच्छे हैं, उनको अट्रैक्ट करना, है ना, ताकि जो हमारा जो इंडिया का रिसर्च वाला पूल है उसको हम स्ट्रेंथन कर पाए, और ताकि नए से नए इनोवेशंस आएँ और इंडिया में ही इंडिया को ही वो बेनिफिट करें, है ना, बाहर ब्रेन ड्रेन ना हो। तो हमको बेसिकली यूथ से ही उनको ग्रूम करके इंडिया के उसमें सिस्टम में लाना है ना। स्कीम कवर्स, अब इसमें कौन कौन से टारगेट पॉपुलेशन क्या है? 10 to 32 ईयर्स, ठीक है। तो 10 to 32 ईयर्स एज ग्रुप के स्टूडेंट्स को बेसिकली ये टारगेट करता है ना। उसके बाद अटल टिंकरिंग लैब ATL स्पेस चैलेंज 2021 की बात करते हैं। तो अटल, जहाँ भी अटल आ जाए वो नीति आयोग का रहता है ना, ये तो पता ही है। अटल इनोवेशन मिशन के अंदर सब ये रहता है। तो जो नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन है ना, उसने इसरो के साथ कोलैबोरेशन करके और CBSE के साथ मिलके ये लॉन्च किया है क्या? ATL स्पेस चैलेंज 2021, ठीक है। ये क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 6 से 12 क्लास तक के जो बच्चे हैं वो साथ में आके इनोवेट कर सकते हैं, डिजिटल एज स्पेस टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम्स पे काम कर सकते हैं और उसके इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेके आ सकते हैं। टू इनेबल इनोवेशन अमंग यंग स्कूल स्टूडेंट्स टू क्रिएट समथिंग इन द स्पेस सेक्टर। तो स्पेस के सेक्टर में कुछ अच्छा करने के लिए, आपने देखा होगा, आप व्यूज़ में आता रहता है, इसराइल के कुछ स्कूल स्टूडेंट्स ने एक सैटेलाइट बनाई जो इसरो ने लॉन्च भी करी थी, है ना। तो इस टाइप का इनोवेशन ना इंडिया में भी आना चाहिए ना। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमको तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। हमारे हमारे स्कूल में एक बार APJ अब्दुल कलाम आए थे। मेरे को याद है, पता नहीं कौन सी क्लास में आए थे, 9th में आए थे शायद, पता नहीं 8th में आए थे। तो जब भी आए थे तो उसमें ना एक बच्चे ने ऐसे एरोप्लेन बना के ऐसे उड़ाया था उनके सामने। फिर हमको लगा था अरे वाह कितनी अच्छी चीज़ बना थी इसने, कैसे बनाया इसने ये सब। तो इतना इतना वो था, मतलब इतना इन्फॉर्मेशन की कमी थी कि हम बस ऐसे वंडर ही करते रहते थे कि अरे ऐसे कैसे बनाते हैं। फिर जब कॉलेज में गए तो पता चला कि कुछ नहीं होता ये सब, मतलब आराम से आप बना सकते हो, है ना। तो ये जो चीज़ है ना, ये बचपन से ही होनी चाहिए, इससे क्यूरोसिटी जनरेट होती है साइंटिफिक माइंड्स में। मतलब आप समझ लो, अगर हमको जब पता ही नहीं रहेगा स्पेस में इतना सब कुछ होता है ना, और इतना हम सब कुछ बना सकते हैं खुद से, तो वो चीज़ हो नहीं पाएगी। आप सिर्फ पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करके एग्ज़ाम क्लियर करके कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। मतलब कोई इसका रिजल्ट थोड़ी है क्वेश्चन करके एग्ज़ाम क्लियर करके इंस्टीट्यूट से पास आउट होकर डिग्री लेके जॉब करके रह जाओगे पूरी ज़िंदगी भर, है ना। बट आप कुछ इनोवेशन ला ही नहीं पाओगे सोसाइटी में, आप कुछ दे नहीं पाओगे सोसाइटी को कुछ ऐसा अच्छा जो इंडिया को काम है ना। तो उस चीज़ के लिए बेसिकली ऐसे जो स्कीम्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि यूथ से ही, क्योंकि जब इंसान जब जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो उनका जो माइंड होता है बहुत ही क्रिएटिव होता है, और जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं ना थोड़ा कम कम हो जाती है क्रिएटिविटी। ऐसा ऐसा देखा है मैंने। तो जब आप शुरुआत में ही उनको ज़्यादा एक्सपोजर दे दोगे ना इस चीज़ के लिए, तो माइंड की क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है, कि और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करेगा वो उस चीज़ में, है ना। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितना ज़्यादा आप एक्सपोजर दे पाओ अर्ली एज पे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनके लिए ये स्कीम है, ठीक है। तो इसमें जितने भी अटल टिंकरिंग लैब्स हैं और नॉन अटल टिंकरिंग लैब स्कूल्स हैं, है ना, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट विश्ववर्या PhD स्कीम, ठीक है। तो विश्ववर्या PhD स्कीम क्या है ना। ये मीटी जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने ये लॉन्च किया है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो PhDs हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ESDM जो है ना, जो इनमें PhDs कर रहे हैं, ठीक है, जो इसमें PhD के लिए लोग जाते हैं उनके नंबर को बढ़ाना है, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग और IT एंड IT इनेबल्ड सर्विसेज सेक्टर्स में, है ना, जो नंबर ऑफ़ PhDs हैं उनको हमको इन्हांस करना है।
उसके लिए है विश्ववर्या PhD स्कीम। तो यहाँ से PhD तो पता चल गया। अब PhD पता चल गया तो आपको ये पता है कि जो ये और दूसरी मिनिस्ट्री याद कर लो, मीटी मिनिस्ट्री है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से जितना रिलेटेड होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT है ना, इनमें जो PhD के नंबर्स हैं उनको बढ़ाने के लिए है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT इनमें PhD नंबर्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है। दिस इज़ विश्ववर्या PhD स्कीम। समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा बात करते हैं प्लानिटेरियम इनोवेशन चैलेंज, ठीक है। तो ये किसने लॉन्च किया है? ये माई गवर्नमेंट इंडिया ने लॉन्च किया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या करेंगे? इसमें बेसिकली हम जो टेक स्टार्टअप्स हैं या टेक फॉर्म्स हैं जो, और जो स्टार्टअप्स हैं जो आउट ऑफ इंडिया हैं, है ना, उनको हम उनके साथ उनको उनको हम बेसिकली अट्रैक्ट करेंगे कि भाई आप ऐसे सिस्टम्स बनाओ यूजिंग ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, है ना, मर्ज रियलिटी। एक इस टाइप का प्लानिटोरियम बनाना है स्पेस सेक्टर में। प्लानिटोरियम आप समझते हो क्या होता है? प्लानिटोरियम मतलब एक ऐसा फील देता है वो कि आप ना स्पेस में हो। मतलब आपको इन्फॉर्मेशन देंगे वो सारी स्पेस के बारे में कि भाई धरती ऐसे बिग बैंग से बनी, है ना, बिग बैंग हुआ, फिर फिर आपका फिर स्टार डस्ट से फिर एक सन बना बीच में, फिर उसके अराउंड सारे ऐसे रॉक्स मूव कर रहे थे, वो मर्ज हुए, है ना। ऐसे करके वर्चुअल रियलिटी में दिखाएंगे ताकि आपको ऐसा लगेगा ओ माय गॉड अभी प्लैनेट गिर रहा है मेरे ऊपर, इस टाइप से। हम लोग एक बार गए थे, एक बार लखनऊ में मैं गया था एक बार वहाँ पे। इस टाइप का हमने स्कूल टाइम में वहाँ पे हम गए थे ये देखने के लिए। और इसमें ऐसा आपकी सीट भी रोटेट करती रहेंगी उसके साथ, जैसे वो पूरा चलता है ना, और ऐसे ही लगेगा कि आप एक्चुअली स्पेस में हो, है ना। अब वो तो बहुत ही बेसिक लेवल पे था, बट इसमें क्या बोला गया ना, इसमें बोला गया कि हम वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी को भी इंक्लूड करेंगे। वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप कोई थर्ड इन्वायरमेंट में हो, है ना। मतलब एक्चुअली फील होता है कि आप कोई थर्ड इन्वायरमेंट में हो। जैसे जैसे मान लो आपको ठंडी का एहसास दिलाना है ना, तो एक्चुअली में आपको लगेगा कि बर्फ़ पड़ रही है मेरे ऊपर, बर्फ़ गिर रही है और आपको ठंडी लगने लगेगी, है ना। उस टाइप से रियलिटी जो होती है ना उसको बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। तो उस टाइप का प्लानिटोरियम बनाने की बात की गई है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हवाना सिंड्रोम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हवाना सिंड्रोम क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ मेंटल हेल्थ सिम्टम्स, ठीक है। मेंटल हेल्थ सिस्टम्स हैं जो यूएस की जो इंटेलिजेंस और एम्बेसी ऑफिसर्स हैं वो सफ़र कर रहे थे। अब इसमें हुआ क्या ना, इसमें क्या होता है कि हवाना सिंड्रोम में क्या होता है, अब इसमें बोला जा रहा है ऐसा कि एक माइक्रोवेव वेपन होता है ना, माइक्रोवेव वेपन। अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे होगे तो चाइना ने अपने एयर शो में ऐसा माइक्रोवेव वेपन दिखाया था। तो इसमें क्या होता है ना, ये माइक्रोवेव वेपन क्या करता है कि ये ऐसी रेडिएशन फेंकता है। जैसे मान लो मेरे को किसी पर्सन को हैम्पर करना है, ठीक है। तो इसमें मैं उसको मार नहीं रहा हूँ डायरेक्ट, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर रेडिएशन फेंक रहा हूँ। अब इस रेडिएशन से क्या होगा ना, इसकी बॉडी में कुछ कुछ होने लगेगा। मतलब जैसे ये अनईजीनेस लगने लगेगा, है ना, ये सब जो है ना, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होने लगेगी, ठीक है। तो उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा, है ना, नौशिया लगने लगेगा, सर दर्द होने लगेगा, ठीक है। इस टाइप से चीज़ें करते हैं। उस सिंड्रोम को बोलते हैं, जब ये ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं ना, इसको बोलते हैं हवाना सिंड्रोम। अब ये एक्सपीरियंस कौन कर रहे थे? यूएस इंटेलिजेंस और एम्बेसी ऑफिशियल्स। बहुत सारी कंट्रीज़ में इनको ऐसा हो रहा था, ऐसे सिम्टम्स आ रहे थे। जैसे साउंड्स उनके कान में आवाज़ बज रही है ना, बल जबकि आवाज़ बज नहीं रही कहीं, बट उनको लग रहा है कि अरे आवाज़ बहुत तेज़ बज रही है ना, इस टाइप से। नॉइज़िया फील हो रहा है ना, हेडेक हो रहा है, मेमोरी लॉस हो रहा है ना, इश्यूज़ विद बैलेंस, ठीक है। तो अभी एक्सपर्ट्स ने क्या बोला है कि इनको ये तभी एक्सपीरियंस हो सकता है, मतलब एक रीज़न इसका ये है कि इनके ऊपर कुछ ऐसा रेडिएशन फेंका जा रहा है जिनसे इनको ऐसा फील हो रहा है ना, ज़बरदस्ती, मतलब ऐसे रेडिएशन फेंका जा रहा है इनको। ऐसे वेपन्स जो इसको फेंकते हैं, ऐसे रेडिएशंस को, उनको हम बोलते हैं माइक्रोवेव वेपन्स, ठीक है। दे आर सब्जेक्टेड टू हाई पावर्ड माइक्रोवेव्स दैट ईदर डैमेज और इंटरफेयर विद द नर्वस सिस्टम, है ना। तो नर्वस सिस्टम से ये रेडिएशन जो है, ये जो माइक्रोवेव्स हैं, ये हैम्पर करते हैं, उस वजह से ये सिंड्रोम होता है, ठीक है। उसके बाद लाइट फिडेलिटी नेटवर्क के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लाईफाई नेटवर्क, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो डेटा को ट्रांसमिट करती है ना, विद अ लाइट बीम स्पेक्ट्रम थ्रू ओपन स्पेस इन आउटडोर एंड इंडोर इन्वायरमेंट्स, ठीक है। तो जैसे हमने बात किया था ना कि वाईफाई होता है ना, तो वाईफाई के लाइंस पे ही लाईफाई भी है। तो वाईफाई क्या करता है? वाईफाई तो आपका पर्टिकुलर रेंज होता है ना कि भाई आप, मतलब कोई पर्टिकुलर रेंज होता है, 50 मीटर तक चल रहा है, लेट्स से, जस्ट इन एग्जाम्पल, है ना। उसके बाद फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है, बट लाईफाई में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये तो लाइट पे काम कर रहा है ना, तो लाइट बीम स्पेक्ट्रम थ्रू एन ओपन स्पेस के साथ इसमें क्या होगा, रेंज बढ़ जाएगी डेटा ट्रांसमिशन की, है ना। समझ में आया? इट इज़ अ विजिबल लाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, VLC, विच हैज़ अ सॉलिड स्टेट लाइटिंग
such as LED bulbs, photo detector to receive light signals. सिग्नल प्रोसेसिंग एलिमेंट टू फिर सिग्नल प्रोसेसिंग एलिमेंट होता है जो इस लाइट को, जो लाइट की इन्फॉर्मेशन आ रही है उससे डेटा में कन्वर्ट करता है, एंड डेटा इज़ फेड इनटू एन LED लाइट बल्ब, है ना, समझ में आ रहा है। इस टाइप से ये काम करता है। बहुत ही फास्ट है, बहुत ही सेफ़ है, बहुत ही चीप है, ये हम पहले भी शायद बात कर चुके हैं इस बारे में। वेरी यूज़फुल है कहाँ पे, रूरल एरियाज़ में जहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल्स और नेटवर्क जो है वो रीचेबल नहीं होते। अब ये जो वाईफाई वगैरह है ना, इसके लिए केबल बिछानी पड़ती है पूरी नीचे से ऊपर तक, है ना, मतलब पूरी अंडरग्राउंड केबल होती है तभी आपकी इंटरनेट स्पीड आ पाएगी, है ना। तो ये हर जगह पॉसिबल नहीं है, तो जैसे रूरल एरियाज़ में ये पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से ये वाली टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से काम कर सकती है ना। इट कैन बी 100 टाइम्स फास्टर देन वाईफाई, ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत ही फास्ट भी हो सकता है। उसके बाद अगली बात करते हैं, दैट इज़ अबाउट नासाज वाइपर मिशन। तो नासा का ये वाइपर मिशन क्या करेगा, ये बेसिकली ये देखो एक रोबोट भेजेगा, है ना, कहाँ पे, मून पे भेजेगा, जो वहाँ के सैम्पल्स कलेक्ट करके पे लेके आएगा, ठीक है। तो वाइपर का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म फॉर वाइपर, वॉलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, ठीक है। ये एक मोबाइल रोबोट है ना। फर्स्ट ऐसा रिसोर्स मैपिंग मिशन है किसी भी सेलेस्टियल बॉडी पे। ये क्या करेगा, मून के साउथ पोल रीजन को एक्सप्लोर करेगा, और वाइपर्स फाइंडिंग विल इन्फॉर्म द फ्यूचर लैंडिंग साइट्स अंडर आर्टेमिस प्रोग्राम बाय हेल्पिंग टू डिटरमाइन लोकेशंस वेयर वाटर एंड अदर रिसोर्सेज कैन बी हार्वेस्टेड टू सस्टेन ह्यूमंस ओवर एक्सटेंडेड स्टेज। तो बेसिकली क्या कर रहा है, इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि ये बेसिकली मून को मैप करेगा और वहाँ पे ऐसी लोकेशंस को आइडेंटिफाई करेगा जहाँ पे पानी मिल सकता है ना, जहाँ पे पानी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम, ताकि कोई फ्यूचर अगर मिशन जाए, जैसे आर्टेमिस मिशन है जहाँ पे नासा ये बोल रहा है कि हम मैन और फर्स्ट वुमेन को हम लैंड कराएंगे वहाँ पे, है ना। तो जब वो वहाँ जाए तो और ज़्यादा दिनों के लिए रह पाए, अगर मान लो उनका पानी ख़त्म हो जाता है या कुछ भी होता है, तो और ज़्यादा दिन के लिए वो रह पाए, है ना, विदाउट हैविंग द नीड फॉर वाटर, मतलब वो वहीं से ही वाटर को एक्सट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। तो उस हिसाब से ये पूरे लूनर सरफेस को मैप करेगा, ठीक है। तो अभी ये साउथ पोल के रीजन को पूरा मैप करने वाला है। आर्टेमिस मिशन मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट वुमेन और फर्स्ट पर्सन को वहाँ पे ये मैन को वहाँ पे फर्स्ट वुमेन को बेसिकली करेगा मून पे, ठीक है, यूजिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज टू एक्सप्लोर मोर ऑफ द लूनर सरफेस देन एवर बिफोर। उसके बाद आगे है चैंगीज़ E5 प्रोब, ठीक है। तो ये जो चैंगीज़ E5 प्रोब है ये चाइना का मिशन है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये बेसिकली रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट है। ये सैम्पल्स को कलेक्ट करेगा और उसको वापस अर्थ पे रिटर्न करेगा। तो बेसिकली मैंने अभी आपको ये बोल दिया था कि वाइपर मिशन ये करेगा, है ना, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। ये चैंगीज़ E5 मिशन का मोटिव था कि ये जो सैम्पल है लूनर सरफेस के, ये लेके वो बेसिकली अर्थ पे वापस लेके आएगा, है ना। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। वाइपर मिशन मैंने आपको बता दिया कि ये मैप करेगा मून की सरफेस को, और चांगी E5 क्या करेगा, ये सैंपल लेने गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मिक्सअप कर दिया मैंने। चांगीज़ E5 जो है वो किस लिए है, वो मून पे सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए और वापस वो लाने के लिए है, ठीक है। द स्पेस क्राफ्ट लैंडेड ऑन एन एरिया ऑफ मून, दैट इज़ ये फार साइड ऑफ द मून पे इन्होंने इसको लैंड कराया, है ना। उसके बाद हाइशियान के बारे में बात करते हैं। हाइशियान क्या है, ये बेसिकली हाइड्रोजन और ओशन से मिले हुए ऐसा बेसिकली प्लैनेट्स है, एक्सो प्लैनेट्स हैं बेसिकली, जहाँ पे ये हाइड्रोजन और ओशन से उनका एटमॉस्फेयर बना हुआ है। अ न्यू क्लास ऑफ एक्सो प्लैनेट्स, प्लैनेट वाइड ओशंस है यहाँ पे, है ना, और हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर है, दैट माइट कवर दीज वर्ल्ड्स, है ना। और ये 2.6 टाइम्स बड़े होते हैं अर्थ से डायमीटर में, एंड कैन ऑल्सो सपोर्ट माइक्रोबियल लाइफ, ठीक है। तो इसीलिए ये न्यूज़ बताए, तो नाम में याद रखना हाइड्रोजन और ओशन से बना है, तो वहाँ पे बड़े बड़े ओशंस होते हैं और हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर होता है ना। ऐसे एक्सो प्लैनेट्स हैं ये, ठीक है। उसके बाद इंस्पिरेशन 4 की बात करते हैं। तो ये इंस्पिरेशन 4 क्या है, इंस्पिरेशन 4 बेसिकली 4 ऐसे लोग हैं जो मतलब कोई ऐसे एस्ट्रोनॉट्स नहीं है, ये बेसिकली 4 सिविलियन लोग हैं जो स्पेस एक्स की फ्लाइट में ऑर्बिट में गए थे, ये अर्थ के, ठीक है। तो इट इज़ अ फर्स्ट ऑल सिविलियन नॉन गवर्नमेंटल स्पेस फ्लाइट, है ना, अभी लॉन्च हो चुकी थी, अभी 3 दिन का था इनका, देख लेना, इनका पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। सितंबर 15 को ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। इंस्पिरेशन 4 इज़ अ वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑल सिविलियन मिशन टू ऑर्बिट, प्राइवेटली ऑपरेटेड बाय स्पेस एक्स, ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम नासाज कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा, ठीक है। उसके बाद आगे कौन सा है, जेनॉन जेनॉन 1T एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो जेनॉन 1T एक्सपेरिमेंट क्या करेगा, ये बेसिकली डार्क मैटर को वो करेगा, डार्क मैटर को फाइंड करेगा। द वर्ल्ड्स मोस्ट सेंसिटिव डार्क मैटर एक्सपेरिमेंट एंड ऑपरेटेड डीप अंडरग्राउंड एट IFN लेबोरेटरी नाजियोन देल ग्रान सासो इटली
टू सर्च डार्क मैटर, है ना। तो बस इसका ना इसका वो क्या मकसद क्या है, ये डार्क मैटर को सर्च करेगा, ठीक है। जेनॉन 1T एक्सपेरिमेंट क्या करेगा, डार्क मैटर को सर्च करेगा, ठीक है। अब यूनिवर्स के बारे में अगर हम बात करें तो 27% जो यूनिवर्स में मैटर है दैट इज़ डार्क मैटर। और ये जो हम देखते हैं ना प्लैनेट, सन, मून, ये सब सिर्फ 5% ही है पूरे उसमें, है ना। तो ये सिर्फ 5% ही है, ये आपको याद रखना है। बाकी 27% जो है वो डार्क मैटर है और 68% जो है वो डार्क एनर्जी है, ठीक है। डार्क एनर्जी क्या है, डार्क एनर्जी इज़ एन अननोन फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो ये माना जाता है कि जो यूनिवर्स हमारा एक्सपैंड करता जा रहा है ना, एंट्रोपी बढ़ रही है हमारे यूनिवर्स की, वो हमेशा डार्क एनर्जी, मतलब वो डार्क एनर्जी एक फैक्टर है जो इसको बढ़ा रहा है। इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ hypothesized to permeate all of the space tending to accelerate the expansion of universe, है ना। तो ये यूनिवर्स के एक्सपेंशन को बेसिकली बढ़ा रहा है ना। उसके बाद जो डार्क मैटर है, इट वर्क्स लाइक एन अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड्स आवर यूनिवर्स टुगेदर, ठीक है। डार्क मैटर डज इंटरेक्ट विद ग्रेविटी, ग्रेविटी के साथ इंटरेक्ट करता है। इट डजेंट रिफ्लेक्ट, एब्जॉर्ब और एमिट लाइट, लाइट को एमिट नहीं करता, इसलिए इसको हम डार्क बोलते हैं, ठीक है। डार्क एनर्जी इज़ अ रिपल्सिव फोर्स दैट कॉजेज द एक्सपेंशन ऑफ आवर यूनिवर्स, ठीक है। तो वो भी डार्क एनर्जी जो है वो हमारे यूनिवर्स का एक्सपेंशन कॉज कर रही है, ठीक है। उसके बाद अगला बात करते हैं दैट इज़ अबाउट लैंडसैट 9, ठीक है। तो ये क्या है, ये बेसिकली एक अर्थ मॉनिटरिंग सैटेलाइट है ना। ये जॉइंट मिशन है किसका, नासा और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का, ठीक है। अब ये जो लैंडसैट 9 है, इससे पहले एक लैंडसैट 8 लॉन्च हुआ था 2013 में, उसको इसने ज्वाइन किया है। और ये क्या करेंगे, अर्थ की इमेजेस लेंगे, है ना। और इट टेक्स 8 days टू कैप्चर द होल अर्थ, तो 8 दिन में ये पूरी अर्थ को कैप्चर करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मीडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन की बात करता है। ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है ना, अलॉन्ग विद यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। तो रेबीज़ के बारे में बात करते हैं। रेबीज़ क्या है, ये एक प्रिवेंटेबल वायरल डिसीज़ है ना। इट कैन स्प्रेड टू पीपल एंड पेट्स इफ़ दे आर बिटन और स्क्रैच बाय अ रैबिड एनिमल, जिसको रेबीज़ हो चुका है ना, वो एनिमल अगर आपको काटेगा, जैसे किसी कुत्ते को हो गया, वो उसने आपको काट दिया तो आपको भी हो जाएगा। द रेबीज़ वायरस इन्फेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस को ये इफेक्ट करता है ना। ये किसने ड्राफ्ट किया है, ये नेशनल एक्शन प्लान, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल, है ना। और किसके साथ कंसल्टेशन किसके साथ किया है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है किसने ड्राफ्ट किया है, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल, ठीक है। तो चलिए गाइस, इतना ही था आज के लेक्चर में, थैंक यू सो मच। और हमने साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स जो मेन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, वो डिस्कस कर लिए, है ना। अगले लेक्चर में किसी ने और इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी या इन सब में से किसी एक टॉपिक को और उठाएंगे और उसको भी हम एक बार में ख़त्म कर देंगे, है ना। तो जल्दी जल्दी हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, स्पीड में हम चल रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स छूटे हों, है ना, क्योंकि इसमें बहुत ही सुपर इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि देखो बहुत चीज़ें तो याद नहीं रख सकते, है ना। सिंस रिवीजन कर रहे हैं और क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो हम उतना आप एक्सपेक्ट मत करो कि एक एक दिन का सब टॉपिक लेके इसमें हम डिस्कस करेंगे, वो तो बहुत लंबा हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, ये जब हमारी क्विक रिवीजन वाली सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, जैसे नवंबर तक, जो नवंबर दिसंबर तक हमारी ख़त्म हो जाएगी, दिसंबर जनवरी तक हम क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद फरवरी से हम डेली करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। और फिर हम एडिटोरियल भी सोच रहे हैं करने का, जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं हर एक महीने के, वो भी हम सोच रहे हैं डिस्कस करने का। तो दैट वील ऑल्सो ट्राई टू डू, है ना। तो ठीक है, फिर तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड फॉर मोर सच कोर्सेज यू कैन लॉग ऑन टू www.thelemonman.com, and if you haven't subscribed, please like, share, subscribe, and also turn the bell icon so that you can never miss a new updates. Please leave us a review and also explore our YouTube so that more people can know about us, and we can reach more. So guys, thank you so much. I'll see you in the next lecture. Until then, study hard, work hard, take care, bye bye, and a very good night. See you soon.